फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। हिंसा की किलकिलाहट कमरे में गूंज रही थी। आप उसके जज्बातों से खेलता उसे मुकम्मल खुद में गुम कर रहा था, किसी जहर की तरह जो रफ्ता रफ्ता इंसान के रगों में फैलता उसे करीबन मर्द कर देता था। वही जहर था आबस सुल्तान हिंसा के लिए, पर शायद वह अनजान था जिस जहर को वह हिंसा के वजूद में परो रहा था वो जहर उसकी जड़ें काट देगा, उसे झुकने पर मजबूर कर देगा। मोहब्बत नामी बला से उसका पाला नहीं पड़ा था, या शायद आबस सुल्तान उसे महसूस करने की सलाहियत नहीं रखता था। आबस ने हिंसा के कमरे में हाथ डाले किसी गुड़िया की तरह अपने पांव पर खड़ा कर लिया। हिंसा खुद को हवा में महसूस करते हुए साथी से आबस के कांधे थाम के थी। आबस उसे बाहों में बड़े गोल गोल घुमाने लगा। हिंसा उसके गर्दन के गिर्द अपनी बाहें हायल की वे मसरूर सी कह के लगाने लगे। आबी, मुझे नीचे उतारे। हाँ हाँ, मैं गिर जाऊंगी आबी। हिंसा चक्काते सर को थामते हुए उसे रुकने का बोल रही थी जब आबस ने एक जोरदार चक्कर हिंसा को दिया, जिसके साथ ही उसका नाजुक सा वजूद जमीन बोस हुआ। हिंसा को कमर में दर्द की चीजें उठती हुई महसूस हुई। आंखों से बेसहाता तकलीफ से आंसू बहने लगे। ओह सॉरी हनी, मुझे माफ कर दो मेरी जाना, पता नहीं कैसे मेरा हाथ। आबस चेहरे पर हमदर्दी से जाई हिंसा से बोला और फौरन उसे बाहों में बढ़ावा सीने में बीच गया। हिंसा को काफी जोर से कमर में लगी थी। जाना, उसे मसलसल रोते देखकर आबस ने अपनी सुर आंखों से उसे सिसकने वजूद को देखा। आबस उसे लिए बेड पर बैठा। कहाँ लगी है हनी, बताओ मेरी जान। आबस, मुझे कमर में लगी है, जोर की। तुम गंदे हो आबी, तुमने हनी को गिरा दिया। हनी कुट्टी है तुमसे, चॉकलेट भी नहीं देगी। हनी हिंजा सूसू करती हुई अपने प्लान बताने लगी। आबिस को सद अफसोस ने आन गिरा। अच्छा हनी, मत देना यार, सॉरी बोल तो रहा हूँ मेरी जान। आबिस चेहरे पर शर्मिंदगी के तासा सजाए बोला। आबिस ने हिंजा की पेशानी पर बोसा दिया और उसे लटाए उसे मरहम पकड़ाते हुए बाहर की जानिब जाने लगा, पर वो नाराज थी। तभी बिना देखे आवाज दिए आबिस के कदम जुगड़ गए। मुझे नहीं लगती ये आबी मम्मा को बेच दे। हिंसा रोते हुए बोली। आबिस ने गर्दन टेढ़ी की हिंसा को देखा और चलता हुआ उसके करीब आ बैठा। नाइट नमीज का मरहम लगाकर वह हिंसा निकाल के वजूद में बड़की लहर दुरा गया था। हिंसा फौरन से उठकर सीधी बैठी आबिस से नजर चुराने लगी। आबिस ने बिना कुछ कहे उसे सीने से लगा लिया। पूरे कमरे में फंसू हेज खामोशी छाई हुई थी। नीम अंधेरे कमरे में डूबा वो कमरा और उस कमरे में मौजूद अपने जुनून की दास्तान रकम करने वाले लोग थे, जिनमें से एक जी जान से मोहब्बत करने लगी थी तो दूसरा इसी शिद्दत से खामोश नफरत निभा रहा था। लेकिन इजहार करना दोनों के लिए दो बार था। ख्याल क्यों नहीं रखती अपना। खामोशी को चीरती हुई आबिस की आवाज हिंदा के कान के पर्दों पर टकराए थे। वो खामोश रही, उसने कोई जवाब ना दिया। इसी खामोशी में वो अपना सर आबिस के कंधे पर पूरे इस्तेहाक से टकाए बैठी हुई थी। उसकी खामोशी में की गई इस हरकत पर आबिस के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट नुमाया हुई थी। बेसाता तौर पर आबिस ने इस दुश्मन जाना का नरम और नाजुक हाथ अपने हाथों में लिया था कि वो जाना खुद में सिमटी थी, जबकि वो हैरान हुआ था कि अपनी इस दिलरुबा की हरकत पर जो पहली बात खुद से उसके इस कदर करीब आई थी कि एक नजर में उसे दीवाना बना गए थे। मोहब्बत मतलब मोहब्बत का खामोश इजहार भी करना है और शर्मा कर सिमटना भी है, उसी में है। बोलो, ख्याल क्यों नहीं रखती अपना। उसको खामोश देखकर दोबारा सवाल दागा गया, जैसे इस बार जवाब की पूरी उम्मीद हो। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हिंसा की मीठी आवाज जब गूंजी थी, साथ बैठे आबस के कानों में रस खोल के थे। अगर ये ख्याल रखने वाला ही ना हो फिर क्या करोगे, वो ट्रांस की कैफे में बोला था। हिंसा जो आबस से कोई और बात सुनने की तवक्को कर रही थी, उसकी यूं बेतुकी बात पर करंट खाकर अपना हाथ खींचे, जिसे आबिस को भी एकदम चुकाया था। शायद हिंसा को आबस की बात पसंद नहीं आई थी। क्या हुआ, उसको यूं पीछे तो देखकर वो हैरानी से बोला। आप ये हिम्मत कैसे हुई अपने बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की। वो जुनूनी अंदाज में आबस का कॉलर थामे में चलाए थे, जबकि आंसू तो तवातर उसका चेहरा भिगो रहे थे। हे जानम, मैं मजाक कर रहा था, तुम रोने क्यों लग गए। उसके हाथों पर दोबारा अपना हाथ रखा था, जिन्हें वो गुस्से से झटके थे। मजाक, ये बातें मजाक में करने वाली हैं। क्यों खुद की मौत को बुलाकर हनी को मारना चाहती हैं आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। वो रोते हुए बोली थी कि बेइख्तियार आबिस ने उसको खींचकर अपने चौड़े सीने से लगाया था। आई एम सॉरी बीवी, उसकी कान सी आंखों में झांकते हुए कहा। वैसे ये आंसू मेरी मौत के हैं या फिर मेरे मरने के बाद तुम्हारी अपनी मौत के। दान तले लब दबाई अपनी हंसी जब्त किए बोला था, जबकि उसकी बात सुने हिंसा ने खून आवर नजर से उसको घुरा था और हाथ छुड़वाकर जाने लगे थे कि आबिस ने उसको वापस अपनी ओर खींचा था। मिकाल साहब को जब हिंसा की खबर मिली वो दौड़े चले आए थे। आयशर ने उन्हें फिलहाल आबस की बाबत कुछ नहीं बताया था। वो चाहता था कि मिकाल साहब को खुद पता चले वो कैसे जान से प्यारे चचा को इस हाल में देता। मिकाल साहब पैलेस में दाल होते हुए हिंसा को आवाजें देने लगे। ईफा बेगम और अफराज साहब उनसे नजरें चुरा रहे थे और खुद ही हिंसा के कमरे के जानब कदम बढ़ा गए। पर ये क्या,
हिंसा तो वहां पर मौजूद ना थी। मीका साहब हैरत से उसे हर कमरे में ढूंढते हुए आबिस के कमरे में दाखिल हुए, जहाँ हिंसा आबिस के कांधे पर सर रखे हुए थे। मीका साहब हैरानी से यह मंजर देखते हुए अपने गुस्से पर काबू पाने लगे। आबिद से हिंसा को अपने कमरे में जाना है। अपने बाबा की आवाज सुनकर हिंसा को नई जिंदगी सी मिली थी। वो 2 मिनट पहले आई सारी नाराजगी भुलाए आबिद से दूर हुई थी। उसके सीने से लगते हुए फूट फूट कर रोने लगे। ये दिन व रात हिंसा ने कैसे गुजारे थे ये सिर्फ वही जानते थे। अजियत की जिस इंतहा पर उसने दर्द बर्दाश्त किए, कोई और लड़की होती तो कब की मर जाती। मिकाल साहब उसे साथ लगाए हुए कमरे में ले आए। वो हिंसा को आराम का कहते हुए खुद नीचे चले आए थे। अफराज साहब सर हाथों में थामे हुए बैठे हुए थे। अफराज, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हिंसा को आबिस के कमरे में रखने की जरूरत किसने की है? किस हक से आबिस ने हिंसा को अपने रूम में रखा? मुझे जवाब चाहिए, मिकाल साहब गर्जदार आवाज में बोले। इफराज साहब बिना एक लफ्ज मुंह से निकाले हुए उसके सामने हाथ जोड़ गए थे। इफत बेगम ने रोते हुए मिकाल साहब को सारे मामले से आगाह किया और माफी मांगी। मिकाल साहब की आंखों में खून उतर आया था। उनको कहाँ इस सब की उम्मीद थी अपने ही खून से। आबिस का रवैया हिंसा के साथ किस तरह का है उसे वह बाखूबी वाकिफ थे। कैसे जानबूझकर अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के हवाले कर देते थे जो वहशी था, जिसकी आंखों में छुपी वहशत वो देख पाते थे। नहीं अफराज, बहुत गलत किया आबिस ने मेरी हनी के साथ। उसे अभी के अभी हनी को तलाक देनी होगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। मिकाल साहब के लहजे में साफ गोई के साथ ही इंतहाई साथी थी, जिसे महसूस करते हुए वहां मौजूद हर शख्स लब सिए रह गया। मैं हिंसा को तलाक किसी सूरत नहीं दूंगा, चाहे आप कुछ भी कालें। और अगर आपने ऐसी कोई कोशिश की या हिंसा को मुझसे दूर करने का सोचा, तो ये आबिस सुल्तान का वादा है कि आप में से कोई भी हिंसा का दोबारा नहीं देख पाएगा। सीढ़ियों से उतरते हुए आबिस के कानों में मिकाल साहब के अल्फाज ने जैसे आग लगा दी थी। तभी वो बिना लगी पट्टी उन्हें अपने इरादे से आशना करवा गया। मिकाल साहब अपना आप खोते हुए आबिस की तरफ लपके और एक जिस्त में उसका गिरबान दबोच लिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे सामने जुबान लड़ाओगे? तुम मेरी बेटी की मासूमियत का फायदा उठाया है तुमने, कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। आबिस, एतबार तोड़ा है तुमने मेरा मान तोड़ा है। मिकाल साहब के आहड़ में शिकस्ता ज़दा लहजे में बोले। आबिस बिल्कुल खामोश था, बिना कुछ कहे। अपनी मनमानी तो वो कर ही चुका था। उसका मकसद हिंसा मिकाल को हासिल करना था, वो कर चुका था। आशिर वापस आया तो मिकाल साहब को देखकर उसे मामले की नवेद का अंदाजा हुआ था, यानी उनको सारी बात का पता लग चुका था। काउच पर इफत बेगम नाराज बैठी अपना गम गलत काटे थी, तो दूसरी तरफ मिकाल साहब और आबिस आमने सामने बैठे। आशिर को आता देखकर मिकाल साहब उसके जाने पड़े। आशिर, तुमने ये जिम्मा लिया था ना मेरी बेटी की हिफाजत का, तो कैसे चूक गए तुम? आशिर, कैसे मेरी भूल से बच्ची के साथ ये जुल्म तुमने होने दिया? आहर कसूर क्या है उसका? मिकाल साहब इस वक्त एक खड़े हुए बाप लग रहे थे। आशिर शर्म से नजरें झुका गया। हाल ऐसा था कि आबिस को गोली से उड़ा दे, और आज सिर्फ उसकी वजह से उसका घर का शिराजा बिखरा था। सब लोग एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर हो गए थे। आबिस अपनी शहाना चाल चलते हुए मिकाल साहब के सामने आ खड़ा हुआ, पर इस बार उसके लहजे ने वहां खड़े हर शख्स को चूकने पर मजबूर कर दिया था। किसी को भी आबिस से इस कदर नरमी और समझदारी की गुफ्तगू की उम्मीद नहीं थी। बड़े पापा, मुझे पता है आपको तकलीफ है, जिसकी माफी शायद मुझे कभी भी नहीं मिल सके, पर एक वादा जरूर करता हूँ, कभी हिंसा को एक हराज तक नहीं आने दूंगा। अपनी जान से बढ़कर उसकी हिफाजत करूंगा। एक ठहराव था उसके लहजे में। मिकाल साहब ने सख्त निगाह उस पर डाली। मिकाल साहब बरस पड़े। और क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, जो लड़का मेरी बेटी से जबरदस्ती बिना उस मासूम की उम्र का लिहाज किए उसे इस कदर तकलीफ दे सकता है, ऐसे लड़के को अपनी बेटी सौंपने का मैं सोच भी कैसे सकता? बड़े पापा, एक रिक्वेस्ट है, आप बस मुझे 3 महीने का वक्त दे दे। इन 3 महीनों में हिंसा को आपकी नजरों के सामने फूल तरह रखूंगा, उसकी हर तकलीफ खुद पालूंगा। और अगर इन 3 महीनों बाद हिंसा मेरे साथ रहना चाहे तो मेरा वादा है कभी हिंसा के रास्ते में नहीं आऊंगा। आबिस ने एक और बार फेंका था। अब बारी सिर्फ आबिस सुल्तान की होगी, क्योंकि हारना तो उसने सीखा ही नहीं था। ठीक है, देता हूँ तुम्हें 3 माह का वक्त। अगर उसके बाद भी तुम मेरी बेटी के काबिल ना लगे या मेरी बेटी को जरा सी तकलीफ देने का सोचा भी तो मुझसे बदतर हालत कर दूंगा। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कदर गिरी हुई हरकत करने की? वह बुरी तरह अपने सामने खड़ी ब्लैक स्लीवलेस फ्रॉक में मलबूस इस बेबाक लड़की से मुहत्तब था, जिसके लिए वबाले जान बन चुके थे। हाँ, वो प्ले बॉय था, लेकिन उसके लिंक्स सिर्फ मसनूई चैट और मैसेजेस तक महदूद थे। उसने अपनी अभी हदों से तजावज नहीं किया था, कभी किसी लड़की की तरफ माइल नहीं होता। लड़कियां उसकी खूबसूरती स्टेटस देखकर अपना आप निछावर करने को तैयार रहती थी। वो अर्शमान था जो नूर के इश्क में डूबा सब कुछ पिला चुका था। निशा उसके कॉलेज फ्रेंड थी और वह दोनों दूसरे के करीब थे। निशा बहुत ही बोल्ड लड़की थी, उसे अपनी हदूद का काफी पास ना था। आए दिन वो किसी न किसी पार्टी की जिन्नत बनी होती। उसकी बेबाकी उसे लोगों में काफी
फेम दिला चुकी थी खसूसन लड़कों में। अर्शमान सब कुछ छोड़ चुका था, पर निशा से उसका ताल्लुक अभी बाकी था। निशा हर जगह उसके पीछे लगी रहती और जानबूझकर उसके करीब रहने की कोशिश करती। अर्शमान, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, नहीं रहती तुमसे दूर। सुना तुमने, मैं मार दूंगी इस नूर को। वही है ना जिसकी वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। कमी क्या है मुझ पे जो तुम्हें उजाबा सा इस कदर लगा हुआ है। निशा अपनी नशीली आंखों में आग सी तपश लिए अर्शमान को लड़खड़ा रही थी, ललकार रही थी। अर्शमान उसकी बकवास नूर के बारे में सुनता हुआ अंगाड़ों पर लौटने लगा। बिना सोचे समझे अर्शमान ने निशा के बालों से पकड़कर उसे खुद से करीब किया और शाम की तरफ फनकारा, खबरदार जो नूर का जुबान अपनी इस कैंची जैसी जुबान से लिया, तुम्हारे इस कदर टुकड़े करूंगा कि घर वाले समेत ढूंढते रह जाएंगे। तुम होती कौन हो अपना मुआवजा नूर से करने वाली? अरे तुम तो उसके पैरों के हाँ के बराबर भी नहीं हो। सुना तुमने? अर्शमान से दूर धकेलता हुआ बाहर निकलता चला गया। शाम के बाद हिंजा बालकनी में कुर्सी रखकर ठंडी हवा को आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। इस वक्त आसमान को नारंगी रंग के बादलों ने ढांप रखा था। हिंजा ने ऑरेंज कैपरी के साथ रॉयल ब्लैक कलर का शॉर्ट कुर्ता जेब तन कर रखा था। उसका दुपट्टा बेफिक्री से कंधों पर हवाओं की दोष पर उड़ रहा था। उसके गन्ने बाल पूछ पर बिखरे हुए थे। वह इस वक्त इन सब का हिस्सा लग रही थी। उसे बचपन ही से कुदरती चीजों अपनी तरफ मतवज्जो करती थी। आबिस जैसे कमरे में दाखिल हुआ, उसकी निगाहें हिंसा को ढूंढे थे। जब उसे कमरे में हिंसा नजर आई तो उसकी खूबसूरत पेशानी पर बाल पड़ने लगे। वो हिंसा के मामले में ऐसा ही था। अचानक उसकी नजर बालकनी के खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। किसी ख्याल के तहत वो फौरन आगे बढ़ा। वहां पर हिंसा बड़े मगन अंदाज में कुछ सोचने में मसरूफ थे। एक पल को उसे देखकर वो मसमरेज हुआ, जो इस वक्त मुकम्मल इस माहौल का हिस्सा लग रहे थे। मगर वो जल्दी खुद पर काबू पा चुका था, क्योंकि वो आबिस सुल्तान था। जब भी वह हिंसा के लिए अपने दिल में जज्बात महसूस करता था, उसका दिमाग उसे माजी की दर्दनाक अजीजतों से रोशनमास करवा देता था, जहाँ उसकी दर्द की जिम्मेदार सिर्फ हिंसा मेकाल थी। मासी हिंसा इस वक्त 7वीं जमात की स्टूडेंट थी जब एक दिन उसने आबिस को किसी लड़के के साथ बैठे हुए देखा जो इसे सिगरेट थमा रहा था। हिंसा को इस वक्त किसी बात की अकल ना थी। घर आते ही उसने सबको ये बात बताई कि आबी भैया ने इन बैड बॉय से बाबा वाली स्टिक ली है जो बाबा पीते हैं। ये बात किसी के लिए भी झटके से काम ना थी। हिंसा ने उसे स्कूल में सिगरेट पीता हुआ देखा था। सबने उसकी एक भी बात ना सुनी। वो चीख कर सबको बताना चाहता था कि वो सब गलत फहमी पर है। सब कुछ गांव गया। उसके जान से प्यारे डैड ने उसके मुंह पर तमाचे दे मारे थे, वो भी इस गलती के जो उसने की ही नहीं थी। असल में ये तमाचे उसके मुंह के बजाय उसके दिल पर पड़े थे। उसके दिल में हिंसा के लिए नफरत मजीद बढ़ गई थी और उसने बाप से गायबाना एक फासला कायम कर लिया। आबिस की बेस्ट फ्रेंड जिसे बाई ने भी उसका यकीन ना किया और माँ ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। उस रात का एक एक लम्हा उसे जहरीले सांपों की तरह डसने लगा। आबिस के चेहरे पर अजीजतें नजर आ रही थी, मगर वो अपने जज्बात को कंट्रोल करना जानता था। सारी सोचों को दिमाग से झटका और हिंसा की तरफ मतवज्जो हुआ। उसके चेहरे पर अजीजों के बजाय एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने हिंसा को देखा जो कुर्सी छोड़कर रेलिंग से हाथ टकाए किसी सोच में गुम थी। आबिस एहतियात से कदम उठाता हुआ उसके पास गया और पीछे से दोनों हाथों की मदद से उसकी नाजुक कमर को अपने हसा में जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त साथी हिंसा इस अचानक इक़्तिदार पर घबरा गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी, मगर अपने पीछे आबिस को महसूस करके पुरसुकून हुई। आबिस ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। हिंसा ने कुछ बोलने के लिए लब खोले, तभी आबिस ने तेजी से अपनी जान घुमाकर उसके लबों पर अपना हाथ रख लिया। सरगोशी नुमा आवाज में कहा कि आज अभी देखेगा कि इसकी हनी उसे कितना प्यार करती है। हनी मुझसे मोहब्बत है तो यहाँ रेलिंग पर चढ़कर दिखाओ। हिंसा ये सुनकर हैरान रह गई, मगर वो अपने अभी के लिए कुछ भी कर सकती थी। उससे अगर उसे अपनी मोहब्बत ये करके साबित करनी थी तो अभी की बात जरूर मानेगी। उसने आबिस को उस रेलिंग पर खड़ा करने के लिए कहा। आबिस ने हिंसा को रेलिंग पर खड़ा किया और उस साइड पर खड़ा होता देखने लगा। पहले पहल तो हिंसा को डर लगा ये देखा कि आबिस सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर उसने कबाले महारत से छुपा ली और चेहरे पर हमदर्दी के तासर से जाए रेलिंग के पास जाकर हिंसा का हाथ थाम गया। आबिस ने हिंसा से पूछा, हनी तुम ठीक हो? तब तक हिंसा ने अपने होश पर काबू पा लिया था और आबिस को असबाब में जवाब दिया। जल्दी उसे चलने पर मजा आने लगा और वो आबिस का हाथ जोड़कर हवा में हिलाने लगी। आबिस ने ये देखकर अपना गुस्सा जब्त किया कि तभी हिंसा लड़खड़ाई, मगर आबिस ने उसे आगे बढ़कर थाम लिया और हिंसा को कमरे में ले आया। दूसरी तरफ नूर कॉलेज जैसे ही कॉलेज पहुंची और क्लास में दाखिल हुई, अपनी सीट पर जाकर बैठ गई तो जियान ने भी उसके साथ आकर बैठ गया। जियान का क्लास फेलो था। जियान की सड़क पर अपना गुस्सा जब्त करती, वरना दिल तो उसका चाह रहा था उसका मुंह तोड़ दे जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। तभी क्लास में खामोशी छा गई और प्रोफेसर कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने आज का लेक्चर दिया। लेक्चर के दौरान जियान की नजरें मसलसल नूर पर थी। जियान की बाबा पड़ती हुई निगाहों से साथ झंझराहट का शिकार हो गई और उसे शुलाबार निगाहों से घूरा, मगर वो बजाय शर्मिंदा होने के मुस्कुरा दिया। सब लेक्चर से फ्री होकर वो एक वीरान गोश में बैठ गई। उसे हिंसा की याद आने लगी। उसके सिवा उसकी कोई दोस्त ना थी। हिंसा की याद में डूबी उसके लबों पर आशिर सुल्तान के नाम की मुस्कुराहट झांकी और जहन के पर्दों पर उसका
किचन में काम करना याद आया। नकाब के बावजूद उसकी हंसी का अक्स उसकी आंखों में नजर आ रहा था। अचानक किसी के साथ बैठने पर नूर चौंकी। वहां पर ज़ियान बैठा हुआ था। उसे नूर को देखकर उसकी आंखों में चमक बाजा नजर आ रही थी, जैसे कोई शिकारी को अपना शिकार देख कर आती है। वह नूर के करीब हुआ, मगर नूर जल्दी से पीछे हो गई। ज़ियान की मुस्कुराहट गहरी हुई। नूर को अपना वहां बैठा माहौल लगा ही था। वो जल्दी से अपने बैग को संभाल कर उठ खड़ी हुई थी। उससे पहले कि नूर वहां से जाती, ज़ियान ने उसका हाथ पकड़ लिया और नूर ने शिद्दत से तमाचा उसके मुंह पर मारा। ज़ियान को नूर से इसकी उम्मीद ना थी। ज़ियान हैंडसम चार्मिंग लड़का था। सारे कलर्स की लड़कियां उस पर मारती थी। वो एक बिगड़ा हुआ रेस चाहता था। उसे अपने स्टेटस और खूबसूरती पर बहुत ही गरूर था। उसका ख्याल था कि वो जिस लड़की को एक इशारा करेगा वो उसके पास आ जाएगी। नून में उसे शुरू से ही कशिश महसूस होती थी। वो बाकियों की तरह उसके करीब आने के बहाने नहीं ढूंढती थी। यही चीज उसे अट्रैक्ट करती थी। वो नूर को हर हाल में पाना चाहता था। उसने पहले भी शादी के लिए नूर को प्रपोज किया, मगर नूर ने अपने पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत कर दिया था। और एक बार फिर नूर ने उसे थप्पड़ मारकर अपनी बर्बादी को दवा दी थी। जहाँ की अन्ना को कहाँ गवरा था। तभी उसने गुस्से से में आकर नूर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, मगर वो हाथ नूर को लगने से पहले ही आशा ने पकड़ लिया और झटके से मोड़ दिया। ज़ियान तकलीफ से दुरा रह गया था। नूर जो कि ज़ियान का थप्पड़ मारते हुए देखकर आंखें बंद कर चुकी थी। ज़ियान की चीखें सुनी तो आंखें खोली, मगर सामने का मंजर देखकर वह हवास बहाता हुई ज़ियान जमीन पर पड़े करा रहा था और आशिक उसे अपनी सुर आंखों से घूरे जा रहा था। नूर का मामला समझ में देर न लगी। आशिक ने ज़ियान को पांव से ठोकर मारी। उसे गुस्से से ज़ियान को खड़ा किया। उसकी आवाज में शेर की गुर्राहट सी थी। अगर तू कभी नूर के इस पास भी देखा तो जान से मार दूंगा। निकल जा यहाँ से। ज़ियान लड़खड़ाता और चला गया था। आशिक ने नूर की तरफ देखा, जिसकी शायद रंग आंखों की पानी से बड़ी हुई थी। उसका दिल चाहा था कि नूर को अपने सीने से लगाकर तसल्ली दे, मगर अब इसको कोई हक हासिल नहीं था। उसे नूर को देखकर एक बार फिर ज़ियान पर गुस्सा आया। वो अगर यहाँ ना आता तो उसके आगे वो सोचना नहीं चाहता था। वो यहाँ डोनेशन देने आया था। उसकी नजर होती हुई नूर पर पड़ी। आशिक नूर को देखकर उसकी तरफ बढ़ा, मगर सामने का मंजर देखकर उसका दिमाग घूम गया था। जहाँ ज़ियान नूर को थामे खड़ा था। उसे नूर को तसल्ली दी। अपने घर में नूर को घर छोड़ने गया। दोनों अपनी अपनी सोच में मगन थे। नूर को आशिक होते हुए अपना आप महफूज सा लगा।